हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड मंत्रा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हो। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए। आई नो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही होगी आपको, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ लिया कीजिए बेटा। ठीक है, तो चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में काफ़ी छोटा चैप्टर है, ठीक है, 4-5 पेजेस का चैप्टर है एनसीईआरटी में। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थिंग आती है आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आती हैं काफ़ी सारी, ठीक है बच्चों, और आपके डिसऑर्डर्स पूछ लेते हैं कभी कभी। नेजोफैरिंग्स रेस्पिरेटरी जो पाथवे है वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है, छोटा है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ओके। तो चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में आप सबसे पहले देखेंगे कि ब्रीदिंग क्या होता है। आपको पता है बेटा कि O2 का इनडायरेक्ट यूज होता है किस लिए? ऑक्सीजन का इनडायरेक्ट यूज होता है हमारी बॉडी में to break down the biomacromolecules for performing what? For performing energy activities। हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? खाने के टूटने से। और वो खाना कैसे टूटता है? ऑक्सीजन के इनडायरेक्ट परफॉर्मेंस से, ठीक है। आपको पता है बेटा कि हमारी बॉडी में CO2 है, O2 है। CO2 O2 का क्या होता रहता है? एक्सचेंज होता रहता है, क्योंकि CO2 हमारे लिए हार्मफुल है। जब हमारे टिश्यू में CO2 बनती है तो उसको एक्सेल कराना पड़ता है, एक्सेल करना पड़ता है, ठीक है। जितनी भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस है उसमें हमारी CO2 की फॉर्मेशन होती है, और CO2 को फिर हमें एक्सेल करना होता है। CO2 को एक्सेल करने में O2 का कंपनसेशन ज़रूरी होता है। तो O2 और CO2 का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं बेटा? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस in which we use O2 for the indirect breakdown of the food material for deriving energies। ठीक है बेटा, आपको ये पता चल गया। आपको पता है मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। जितनी भी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है, जितनी भी सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस हमारी बॉडी में, सबको क्या चाहिए बेटा? सबको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड का ब्रेकडाउन कैसे होता है? O2 के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज से होता है। समझ गए आप? तो चैप्टर यही है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। आपको पता है बेटा कि बहुत सारे जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे आपके स्पॉन्जेस हो गए, जैसे आपके प्लेटफॉर्म्स हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, ये क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। O2 का डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। आपको पता है गैसेस का जब डिफ्यूजन होता है वो कैसे होता है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे आपके जो छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जैसे मैम आपके स्पॉन्जेस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, और छोटे प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, वहाँ पर क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। सिमिलरली सेकेंड आता है आपके एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, आपके मोलस्काज हैं। यहाँ पे आपका क्या यूज होता है? यहाँ पे आपकी गिल्स का यूज होता है, ठीक है। और आपके जो वेस्कुलराइज्ड बैग्स है, जिन्हें हम लंग्स कहते हैं, लंग्स कहाँ पे होते हैं? लंग्स आपको बर्ड्स के अंदर देखने को मिलेंगे, आपको मैमल्स के अंदर देखने को मिलेंगे, आपको एम्फीबियंस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो लंग्स की भी फॉर्मेशन होती है। अर्थवर्म के अंदर क्या होता है बेटा? बताइए। अर्थवर्म के अंदर क्या होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन होती है, जहां से वो क्या करता है? O2 का एक्सचेंज करता है, ठीक है। इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है? इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ। इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल ट्यूब होती है, अर्थवर्म के अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन होती है, ठीक है। जो छोटे आपके इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? डिफ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। और जो मैमल्स हैं, जो एक्वाटिक हायर मैमल्स हैं, और आप कह सकते हो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर लंग्स देखने को मिलते हैं। लंग्स क्या है बेटा? प्रॉपर वेस्कुलराइज्ड बैग्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कास में क्या देख रहे थे? गिल्स देख रहे थे। अच्छा चलिए ये बताइए, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? ब्रीदिंग कैसे करता है वो? आपको पता है जब वो पानी के अंदर होता है तो स्किन के थ्रू करता है, और जो वो टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे होता है तो वो कैसे करता है बेटा? लंग्स के थ्रू करता है। तो यहाँ पे लंग्स और स्किन दोनों का यूज होता है, ठीक है। आप ये समझ रहे हो बेटा? हमने सबसे पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखा है, यहाँ पे हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को पढ़ा है। ऑलमोस्ट आपके एनसीईआरटी में जितने लिखे हुए मैंने आपको सारे कंसिडर करवा दिए। एक बार आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप इसको समझ जाओ। अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। मैंने
काफ़ी सारा दिया हुआ है एनसीईआरटी के ऊपर, बट मैंने ना एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम प्रिपेयर किया है आपके लिए। सबसे पहले आपको पता है कि आपके जो अपर लिप्स के ऊपर क्या होती है बेटा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होती है। इसका मतलब होता है ओपन स्पेस, ठीक है। फिर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है बेटा हमारा, ये नेसल चैम्बर होता है, ठीक है। नेसल चैम्बर कहाँ पे जाके ओपन होता है, हमारे नेसोफैरिंग्स में, ठीक है। नेसोफैरिंग्स फेरिंग्स का वो पोर्शन होता है जहाँ से आपकी एयर पास होती है। मैंने आपको बताया था कि फेरिंग्स इज अ शॉर्ट कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। ईसोफेगस और ट्रैकिया का ये शॉर्ट कॉमन पैसेज है। तो नेसोफैरिंग्स फेरिंग्स का वो हिस्सा है बेटा जो कहाँ पे ओपन होता है, फेरिंग्स का वो हिस्सा जहाँ से आपकी एयर स्पेस प्रेजेंट होती है। नेसोफैरिंग्स के बाद नेसोफैरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया में पहुंचने के लिए इसको ग्लोटिस, लैरिंग्स के ग्लोटिस वाले हिस्से से गुजरना होता है बेटा। यहाँ देखिए इधर, ग्लोटिस ऑफ लैरिंग्स ट्रैकिया मैंने लिखा हुआ है। फिर ट्रैकिया से बेटा आपकी मिड थोरेसिक कैविटी आ जाएगी। मिड थोरेसिक कैविटी में आपको 5 थोरेसिक वर्टिब्रा पे प्लेस करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लेता है नीट में कि मिड थोरेसिक कैविटी में कौन सी थोरेसिक वर्टिब्रा में आपको पहुंचना है, तो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा में पहुंचना है बेटा। फिर वहां पे आपको क्या होगी, आपकी ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है। ब्रोंकाई का फर्दर सब डिविजन्स होते हैं। ब्रोंकाई के फर्दर सब डिविजन में क्या प्रेजेंट होती है, ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट होती है। ब्रोंकियल के फर्दर सब डिविजन से क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एल्वेलाई प्रेजेंट होती है। एल्वेलाई क्या पोर्शन है, वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंडिंग पोर्शन होता है, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक्चुअल क्या होता है, आपका एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कंडक्टिंग पार्ट कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके ब्रोंकियोल के टर्मिनेटिंग पार्ट तक क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है बेटा, आपका कंडक्टिंग पार्ट। और एल्वेलाई वाला जो हिस्सा है, जो वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपका होता है एक्सचेंजिंग पार्ट। ये लिखा हुआ है मैंने आपका, ठीक है। आई होप आपको ये बड़ा इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका बेटा एक पॉइंट टू रिमेंबर, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि जो आपकी थोरेसिक चैम्बर है वो डोर्सली प्लेस्ड होती है वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली बाय स्टर्नम एंड लेटरली बाय रिब्स। तो ये आपकी थोरेसिक चैम्बर जो होता है चारों तरफ से आपका प्लेस्ड होता है 3D में फॉर्म में, डोर्सली आपके वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली आपके स्टर्नम से, लेटरली आपके रिब से। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्रीदिंग के स्टेप्स हमें पढ़ने हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है इसमें, देखिए कितना सिंपल डायग्राम बनाया है। इस सिंपल डायग्राम से आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, जिससे एल्वेलर एयर जो रिच होती है, O2 जो होती है वो एल्वेलर हिस्से वाले पोर्शन में जाती है और CO2 आपकी रिलीज होती है। तो ब्रीदिंग इज नथिंग, ब्रीदिंग इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय विच O2 is drawn in and CO2 is released out. Okay, breathing is also known as pulmonary ventilation. बहुत बढ़िया। सेकेंड स्टेप होता है बेटा आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको पता है क्या होता है, बताइए। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, पता है सब बच्चों को। डिफ्यूजन कहाँ किस हिस्से पे हो रहा है बेटा, एल्वेलर मेम्ब्रेन वाले हिस्से पे हो रहा है, ठीक है। एल्वेलर मेम्ब्रेन वाले हिस्से पे डिफ्यूजन होता है। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन, गैसेस का ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर फोर्थ स्टेप है बेटा आपका कि फोर्थ स्टेप अगेन आपका डिफ्यूजन होता है, लेकिन याद रखिएगा ये वाला डिफ्यूजन आपका एल्वेलर मेम्ब्रेन पे हुआ है और ये वाला डिफ्यूजन आपके टिश्यू साइड पे है। टिश्यू या सेल साइड पे जो डिफ्यूजन होता है वो फोर्थ स्टेप वाला होता है, समझ गए। फिर 5th स्टेप आता है बेटा आपका, 5th स्टेप आपका यूटिलाइजेशन है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका यूटिलाइजेशन होगा किसके लिए बेटा, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस के लिए, यानी कि फूड के ब्रेकडाउन के लिए। आपको पता है कैटाबॉलिक रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, जब हम खाने को तोड़ते हैं, फूड को तोड़ा जाता है और उससे क्या रिलीज होती है, फाइनली एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में। बहुत सिंपल डायग्राम है बेटा, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए इसको। चलिए तो मैकेनिज्म पढ़ते हैं ब्रीदिंग की बेटा। अभी हमने कैसे स्टेप्स देखे, लेकिन अब हम प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे। किसी भी बच्चे को ये बहुत फर्स्ट टाइम में हमेशा हार्ड लगेगी पढ़ने में, मेरे को भी लगती थी हार्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे ना तो हमें जल्दी से लर्न हो जाएगी। सबसे पहले पता है आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन इज अ प्रोसेस व्हेन एटमॉस्फेयर प्रेशर ड्रॉन इन, जब O2 अंदर आती है। एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्सपल्शन होता है गैसेस का। जब CO2 एक्सपल होके बाहर जाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, एक्सपायरेशन
एक्सपायरेशन। आपको पता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होता है? बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। एक प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन किया जाता है बिटवीन द लंग एंड द एटमॉस्फेयर। लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में क्या क्रिएट किया जा रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन तभी होगा जब हमारे अंदर या बाहर कोई प्रेशर डिफरेंस होगा, उस चीज को हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। और ये किस किस चीजों के बीच में होता है? आपके लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में। इंस्पायरेशन में आपका पॉजिटिव प्रेशर होता है, इंस्पायरेशन में आपका नेगेटिव प्रेशर होता है और एक्सपायरेशन में आपका पॉजिटिव प्रेशर होता है। कैसे होता है? आपको पता है कि इंस्पायरेशन के दौरान जब आपकी O2 अंदर आएगी तो बाहर जो है एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है और अंदर की साइड में कम है, इसीलिए बाहर से हवा अंदर आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर लंग्स को कॉम्पिटेंट मान के चले तो लंग्स के अंदर इंस्पायरेशन एक नेगेटिव प्रेशर शो करता है और एक्सपायरेशन एक पॉजिटिव प्रेशर शो करता है। मैं आपको पता है कि डायफ्राम और स्पेशलाइज्ड सेट्स ऑफ मसल्स, कौन सी? इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है रिब्स के बीच में, वो इन प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करवाती है। वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इन चीजों के लिए। मैं आपको इंस्पायरेशन की मैकेनिज्म बता रही हूँ, आपको एक्सपायरेशन वाली लर्न करनी है, बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट है। इंस्पायरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम का। डायफ्राम पता है आपको क्या होता है? लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद आपकी जो वॉल्यूम है थोरैसिक चैम्बर में, ठीक है, वो बढ़ गई। थोरैसिक चैम्बर में वॉल्यूम बढ़ने से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का एरिया भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको पता है जैसे ही थोरैसिक चैम्बर में वॉल्यूम बढ़ेगी तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का एरिया भी बढ़ जाएगा। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? वॉल्यूम को बढ़ाया जा रहा है। किस एक्सिस में? आपके एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के दौरान जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो आपके रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लिफ्ट अप हो जाएगी, जिससे आपके डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में भी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और इससे बढ़ने से क्या होगा? आपकी जो टोटल ओवरऑल पल्मोनरी वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगा? इंस्पायरेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा अंदर की तरफ, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और बाहर से हवा अंदर खींच ली जाएगी। ये प्रोसेस है इंस्पायरेशन का। इससे उल्टा जो है वो एक्सपायरेशन का है। वो आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको एक्सपायरेशन का प्रॉपर तरीका पढ़ के आना है जैसे मैंने इंस्पायरेशन का बताया। ठीक है, चलिए, आपको पता है ऑन एन एवरेज एक एडल्ट ह्यूमन जो होता है वो 12 से 16 बार ब्रीथ करता है हर मिनट की। अगर हम बात करें, पर मिनट की हम बात करें, ठीक है, ये कैसे मेजर कर सकते हो आप? एक डिवाइस होती है स्पेशलाइज, स्पायरोमीटर जिसे बोलते हैं। स्पायरोमीटर का क्लिनिकल डायग्नोस भी है बेटा। जब हमें कोई बीमारी होती है तो हमारा ब्रीदिंग रेट ऑल्टर्ड हो जाता है, तो स्पायरोमीटर का क्लिनिकल यूज भी बहुत ज़्यादा है, डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम्स के बारे में, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट रिव्यू देना है बेटा। सबसे पहले आप पढ़ेंगे आपका टीवी क्या होता है। टीवी क्या होता है बताइए। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम पढ़ते हैं बेटा। हम लोग पढ़ना है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में। आपको पता है ये सब बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है, तो इसको एक फॉर्मूलाज क्रिएट करके पढ़ना है। ठीक है, आपको पता है टाइडल वॉल्यूम क्या होती है। टाइडल वॉल्यूम होती है एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, जितनी हवा, जितनी O2 आपने इनटेक की, जितनी CO2 आपने रिलीज की एक पर्टिकुलर नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान, उसे कहते हैं टीवी। ये कितनी होती है बेटा? 6000 से 8000, 6000 to 8000 ml पर मिनट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी IRV। IRV क्या होती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखते हो बेटा? वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। एक फोर्सिबल इंस्पायरेशन किया है, फोर्सिबली हवा को छोड़ो। ठीक है, जब जितनी एयर आपने फोर्सिबली इंस्पिरेशन के दौरान जो आप इंस्पायर कर रहे हो उसको क्या कहते हैं? IRV। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एयर की कितनी वॉल्यूम है अ पर्सन कैन इंस्पायर, एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है आफ्टर अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। ठीक है, ये हो गई आपकी 2500 to 3000 ml। सिमिलरली ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बिल्कुल सेम है। वॉल्यूम ऑफ पर्सन, अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। इसकी आपको लिखी हुई है 1000 to 1100 ml होती है बेटा। फिर आपकी आती है रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होता है? आपकी जो रेसिडुअल वॉल्यूम है बेटा, जो वॉल्यूम मतलब आपने एक फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर दिया,
फोर्सिबली एक्सपायर कर दिया आपने हवा, ठीक है। उसके बाद जो वॉल्यूम में जो आपके लंग्स में, आपके जो पल्मोनरी लंग्स हैं, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम बचती है, उनको क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने फोर्सिबली एक्सपायर कर दिया तो आपकी सारी हवा बाहर निकल गई, ऐसे तो लंग्स आपके कोलैप्स हो जाएंगे, है ना। लंग्स कोलैप्स हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है, जब आप फोर्सिबली एक्सपायरेशन कर भी रहे हो तो भी कुछ हवा, कुछ अमाउंट ऑफ O2 आपके लंग्स में रहती है, ठीक है। और वो कितनी होती है, 1100 to 1200 ml। फिर आपकी IC होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये होती है आपकी TB प्लस IRV, सिंपली फॉर्मूला लर्न कर लेना बेटा। EC होती है आपकी TB प्लस ERV, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आपकी FRC होती है, FRC कितनी होती है बताइए, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये आपकी ERV और RV होती है। इनका सम अप कर दोगे बेटा, इनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। फिर आपकी विटाल कैपेसिटी होती है कि कितनी पर्टिकुलर अमाउंट में आपके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम बचेगी, ठीक है, ये आपका सम अप होता है। फिर आपका TLC होता है, आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन होता है बेटा। फिर TLC होती है, TLC का फॉर्मूला होता है आपका VC प्लस RV। तो सिंपली आपको ये लर्न करना है, ठीक है। आपको फॉर्मूले लगा देना है, अगर कभी आपसे पूछ भी लिया IC कितनी है तो आप सम अप करके बता सकते हो। एक आपको गिवन होगी, कुछ आपको लर्न करनी है कि IRV की कितनी होती है और TB कितनी होती है, तो ये आपको तीनों लर्न करके जानी है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। चलिए तो अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता है जो गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, आपने ये तो पता है कि गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है किस किस के बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में हो रहा है। एटमॉस्फेयर से O2 को इनहेल किया जा रहा है और CO2 को रिलीज किया जा रहा है। CO2 की फॉर्मेशन कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान हो रही है। कहाँ पे हो रही है बेटा, टिश्यू साइड पे हो रही है, सेल साइड पे हो रही है। वहां से जितनी CO2 हो रही है उसको एक्सेल कराना है, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन होता है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे, और सेकंड फैक्टर होता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर O2 से ज्यादा CO2 की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आप कार्बन मोनोऑक्साइड को देख लीजिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख लीजिए। अभी एक केस भी आया था कि कुछ लोग एक ट्रक में सो जाते हैं और फिर सुबह उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा पाई गई, ठीक है। कहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही थी और वो साइलेंट किलर कहलाई जाती है, आपको पता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी एक बहुत मेजर फैक्टर है जो डिपेंड करता है डिफ्यूजन के रेट पर। सेकंड फैक्टर आपका थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन यहाँ पे कौन सी कंसीडर कर रहे हैं बेटा, एल्वेलर मेम्ब्रेन की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर एल्वेलर मेम्ब्रेन की थिकनेस को कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर, आप हमेशा CO2 के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर में कंसीडर करते हैं, O2 के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर में कंसीडर कर रहे हैं। एक टेबल चार्ट बनाया हुआ है NCERT में, आप उसे जाके देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। आपने पता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है उसको PO2 से कंसीडर करते हैं एंड पार्शियल प्रेशर CO2 PCO2 से कंसीडर करते हैं। तो जो पार्शियल प्रेशर CO2 का है वहां पे एक प्रेशर ग्रेडियंट बना होता है जो टिश्यू से ब्लड पे जाता है, ठीक है, और ब्लड से एल्वेलाई पे जाता है। मतलब टिश्यू में जितनी भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी वहां पे क्या प्रोड्यूस होंगी, वहां पे आपकी प्रोड्यूस होती है CO2, ठीक है। इस CO2 को कहाँ लेके जाया गया बेटा, ब्लड में लेके जाया गया, और ब्लड से कहाँ पर लेके जाया गया, फाइनली एल्वेलाई। एल्वेलाई से डिफ्यूजन हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट बना और आपका क्या हुआ, वहां पर एक्सपायरेशन हो गया। एक्सपायरेशन एल्वेलाई में पॉजिटिव प्रेशर के कारण होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया मैकेनिज्म में, ठीक है। आपको आज पढ़ के भी आना है इस चीज को कि आपका CO2 का प्रेशर ग्रेडियंट किसको रिलीज करवा रहा है, आपके एल्वेलाई से CO2 रिलीज हो रही है। आपको पता है ये आपकी एल्वेलर मेम्ब्रेन है, सारी की सारी आपकी प्रॉपर एल्वेलाई है। यहाँ पे हम इसका सेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा। यहाँ से एयर रिलीज और एयर आउट हो रही है, ठीक है। एयर को इनहेल किया जा रहा है और एयर को रिलीज किया जा रहा है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से। आपको पता है एल्वेलर मेम्ब्रेन में 3 मेम्ब्रेन होती है बेसिकली। एक होती है आपकी एपिथेलियम, ठीक है, एक होती है आपकी एंडोथेलियम, उसके बीच में जो प्रेजेंट होती है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, और बीच में क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये मैंने क्या बनाई है बच्चे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे 1 थिक सेल्ड ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन सारी की सारी मेम्ब्रेन को अगर मिला दिया जाए तो लेस देन mm वो बनती है, ठीक है। आपको पता है कि CO2 का रेट, डिफ्यूजन रेट, सॉल्युबिलिटी रेट CO2 का क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसमें 20 से 25 टाइम्स मैक्सिमम अफिनिटी होती है ब्लड के साथ मिलने की,
ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की, इसीलिए वहां पे क्या बनता है, कार्बोक्सो हीमोग्लोबिन बनता है, आगे हम देखेंगे। तो बच्चे इसीलिए इस एफिनिटी की वजह से हमेशा CO2 को रिलीज किया जाता है एल्वेलर साइड पे और O2 का डिफ्यूजन इन किया जाता है। ठीक है, ये है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस। यहाँ पे सिंपली हमने पढ़ा कि हमारी एल्वेलर मेम्ब्रेन कितनी होती है, लेस देन mm होती है बेटा, 3 चीजों से बनी हुई है, एपिथेलियम, एंडोथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन से। ठीक है, आपको पता है थिकनेस और सॉलिबिलिटी, ये 2 ऐसे फैक्टर है जो डिफ्यूजन के रेट को कंसिडर करवाते हैं। फिर ये हमने यहाँ पे CO2 के प्रेशर ग्रेडियंट को देखा जो टिश्यू से ब्लड पे जाता है, ब्लड से सीधा एल्वेलाई पे जाता है और एल्वेलाई से एक्सपायर्ड आउट हो जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा। आपको पता है कि 97% ऑफ फोटो जो होती है वो RBC ट्रांसपोर्ट करती है। आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, बाइकॉन्केव सेल्स हैं, ठीक है, अन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, वो कौन ट्रांसपोर्ट करती है, वो आपकी O2 को ट्रांसपोर्ट करती है। सेकेंड, आपकी 3% O2 जो है वो बेटा प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है। 20 to 25% ऑफ CO2 जो होती है आपकी RBC ट्रांसपोर्ट करती है। 70% ऑफ CO2 जो होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस ट्रांसपोर्ट करती है। तो दिस इज द मैक्सिमम प्लेस वेयर द CO2 is transported along with the bicarbonate ions. The next one is 7% of CO2 is transported or carried out by the plasma. ठीक है, dissolved state of plasma। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटो और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन के अंदर बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बनती है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनते हैं। जब हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को और पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेशन पावर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन एफिनिटी कितनी है वो हम पढ़ते हैं। जब उनके बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सिग्मोइड कर्व आता है। ठीक है, इस कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। इस कर्व को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बेटा अगर हमें ऑक्सीजन की बाइंडिंग करानी है हीमोग्लोबिन पे, ठीक है, एट दी एल्वेलर साइड क्या क्या सिचुएशन होती है, आपका जो O2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम एल्वेलाई की एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। एसोसिएशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं एल्वेलर साइड पे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का होना ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का कम होना बहुत ज्यादा बनता है। H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिसोसिएशन की, मैं कहती हूँ कि एल्वेलाई पे O2 का डिसोसिएशन हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ। बताइए तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगी। डिसोसिएशन में क्या होता है, O2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, CO2 का ज्यादा होता है, H कॉन्सेंट्रेशन, H आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, आपको पता है कि every 100 ml of oxygenated blood delivers 5 ml of O2। लगभग 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। तो ये थी ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की बात। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में देखिए, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास 20 to 25 टाइम्स ज्यादा पावर है, ज्यादा अफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होने की, उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक रिएक्शन होती है जब CO2 प्लस H2 मिलते हैं तो वो H2O CO3 बनाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं और जो फिर फर्दर स्प्लिट अप हो जाते हैं। तो रिएक्शन के दौरान एंजाइम जो यूज हो रहा है वो हो रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। आपको पता होना चाहिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, RBC में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के एसोसिएशन के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के एसोसिएशन के लिए ये सिचुएशन का पता होना जरूरी है। आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का कम होना जरूरी है। जो जो चीजें हमने डिसोसिएशन में देखी थी ना वो एसोसिएशन में यूजफुल है। मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पर कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत ज्यादा होगा, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और टेम्परेचर हाई होगा। तो इससे फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन की। जल्दी से बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ O2, आपने पढ़ा है। और यहाँ पे अगर O2 की जगह मैं CO2 करूँ तो कितना होगा, 4 ml हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पढ़ लीजिए बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या डिफरेंस होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ऑप्टिमम होती है।
ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है लेकिन बहुत ही मिनिमल अमाउंट में, ठीक है। वेन्स के अंदर कहते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, उसके अंदर ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन कम होता है एज कम्पेयर टू दी आर्टरीज। इसीलिए अगर वेन में कट लग जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है बेटा, जिसकी वजह से चांसेस ज़्यादा होता है सर्वाइवल के लिए। लेकिन अगर आर्टरीज में डीप कट लगा है तो चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं सर्वाइवल के लिए, क्योंकि बॉडी में खून की कमी के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए तो हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा। 3 डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहला दिया हुआ है अस्थमा, सेकंड दिया हुआ है एम्फिसिमा, तीसरा दिया है ओआरडी। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा होता है बेटा जब आपकी एल्वेलाई जो होती है वो फूल जाती है, तब क्या हो जाता है? अस्थमा हो जाता है। पॉल्यूशन भी कारण होता है। इसमें क्या होता है बेटा? मेन कारण जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल्स और यू कैन से एल्वेलाई। इसमें ब्रीदिंग में काफ़ी डिफिकल्टी होती है अस्थमा में। अस्थमा अटैक्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जब पोलन डस्ट होता है बेटा या फिर कोई पोल्यूशन की वजह से भी अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली एम्फिसिमा, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनका जो लंग सरफेस है वो कम हो जाता है। कैसे? क्योंकि उनका एल्वेलर वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अब लंग सरफेस कम हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है? उन्हें ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सीने में दर्द रहता है और काफ़ी सारे सिम्टम्स शो होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है बेटा? आपके लंग फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दिस इज एम्फिसिमा एंड दिस इज कॉज्ड ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट होता है बेटा ओआरडी। इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो है बेटा, ये प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू से होता है। जो लोग, आपने देखा होगा कोयले की खदान में काम कर रहे हैं या स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज में कोई इंडस्ट्ड है, तो क्या होता है कि बार बार वो काम करते हैं, रोज जाते हैं, रोज काम करते हैं, तो उनके जो लंग है बेटा उस चीज़ को कंपनसेट नहीं कर पाती, कोप नहीं कर पाती, इतना ज़्यादा डस्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। अल्टीमेटली और इवेंचुअली क्या हो जाता है? आपके जो उनके फाइब्रस टिश्यू हो जाते हैं वो प्रोलिफरेट हो जाते हैं, ठीक है, और लंग फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप बाहर जाओ तो आप प्रोटेक्टिव मास्क वेयर करो। और स्पेशली अगर आप कैसे स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज में इंडल्ज हो या फिर कोयले की खदान वगैरह इन सब चीज़ों में इंडल्ज हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रोटेक्टिव मास्क को वेयर करना चाहिए।